गुड मॉर्निंग। टॉपिक कल का था अपना एडी करंट का। नहीं कहा से आ गया होगा ऐसा कुछ था उसमें नहीं, एडी करंट में छोटा सा टॉपिक था। अब जो टॉपिक है वो दो टॉपिक है एक जैसे। एक तो टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, और एक टॉपिक आएगा म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ एक तो और एक है म्यूचुअल। तो देखो दोनों के नाम में सब कुछ छुपा हुआ है। सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ का मतलब अपने आप के अंदर, अपने आप में सब प्रोसेस होना। इंडक्शन आप जानते हैं इंड्यूस्ड जो प्रोसेस होता है, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड जो करंट आता है वो प्रोसेस होना, किसके अंदर? अपने आप में होना। मतलब सभी जो प्रोसेस होते हैं, इंड्यूस्ड करंट भी उसी में होना, करंट भी उसी में चेंज होना। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जिसके कारण प्रोड्यूस होते हैं वो सभी के सभी फैक्टर, वो सभी के सभी कोज उसी कॉइल के अंदर होंगे जिसके अंदर एक फिनोमेना किया जा रहा है, वो सेल्फ होगा। म्यूचुअल का मतलब क्या होगा? म्यूचुअल होता है दो के बीच में। तो अगर हमारे पास दो कॉइल होंगी तो एक में हम क्या करेंगे, वो फिनोमेना चेंज करेंगे जिसके कारण दूसरे में इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। तो आज 10 और 11वां लेक्चर है, 11वां लेक्चर है। इस पिछले 10 लेक्चर में एक ही फिनोमेना लगातार पढ़ाता आ रहा हूं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट किसके कारण प्रोड्यूस होता है। वो आता है हमेशा फ्लक्स के चेंज होने से, ठीक है ना। तो सेल्फ इंडक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, प्रोसेस तो वही करेंगे कि फ्लक्स चेंज कैसे होता है, क्यों होता है। तो भाई हमने एक जो फैराडे के एक्सपेरिमेंट पढ़े थे ना, फैराडे के एक्सपेरिमेंट, और फैराडे के एक्सपेरिमेंट कौन सा? करंट इंड्यूस्ड बाय द चेंजिंग करंट। अगर नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ना चाहिए, देखना एक बार कि करंट इंड्यूस होना किसी भी कॉइल में बाय द चेंजिंग करंट, करंट के चेंज होने से कैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ या कैसे इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है और उसकी क्या डायरेक्शन होती है, उसी के ऊपर ही डिपेंड ये भी कंप्लीट, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज द सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन देखने से एक प्रॉपर्टी होती है, इट इज द property of a coil। क्या प्रॉपर्टी है? by virtue of which it opposes any change in strength of current flowing through it, कैसे? by inducing an induced current in that coil, उसी coil में। समझना चाहिए इसके मीनिंग कि किसी भी एक कॉइल की प्रॉपर्टी होती है जो क्या करेगी, इट अपोजेस एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। वो अपोज करेगी चेंज होने में। क्या चेंज होना है? करंट चेंज होना है, करंट की स्ट्रेंथ चेंज हो रही है, करंट या तो बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। कैसे अपोज करेगा? बाय इंड्यूसिंग द इंड्यूस्ड करंट इन दैट कॉइल। उसी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होके, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होके जो करंट उस सर्किट में फ्लो हो रहा था, उस कॉइल में फ्लो हो रहा था, उस कॉइल के करंट का अपोज करना है हमेशा, अपोज करना है हमेशा, वो सेल्फ इंडक्शन होगा। तो कैसे इसका नाम डायरेक्शन देखेंगे, मैं विद डायग्राम आपको समझा रहा हूं उसको मैं, कि हमारे पास एक कॉइल ये है, ये कॉइल है जिसके अंदर एक बैटरी है, ये बैटरी है। इसी के साथ हम करंट को चेंज कैसे कैसे कर सकते थे, याद होगा आपको फैराडे के एक्सपेरिमेंट में कैसे बताया था आपको मैंने आपको बताया था कि भाई अगर हम क्या करें, या तो इसमें रियोस्टेट यानी कि रेजिस्टेंस लगा दें, उस सर्किट में रेजिस्टेंस को चेंज करके सर्किट में करंट चेंज कर सकते हैं। या दूसरा प्रोसेस क्या बताया था, की को बार बार क्लोज करें, ओपन करें, क्लोज करें, ओपन करें, उससे भी क्या होता है, करंट चेंज होता है सर्किट में। तो यहां पे मैं लगा देता हूं एक रियोस्टेट, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, दिस इज रियोस्टेट।
क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टर होता है, जो रेजिस्टेंस लगातार चेंज होता रहता है। ये जो एरो दिखाई जाती है, ये इधर स्लाइड और इधर स्लाइड, इधर जा रही है तो हो सकता है रेजिस्टेंस बढ़ रहा हो या घट रहा हो, एंड पे जाता है तो घटता हुआ दिखाई देते हैं हम, और दूसरी तरफ जाता है तो बढ़ता हुआ दिखाई देता है वो। अगर ये एरो यहाँ आके लगाई मैंने, इसके लिए एंड पे आ गई, मतलब सर्किट का रेजिस्टेंस कम हुआ है, रेजिस्टेंस कम होने का मतलब करंट बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये एक बैटरी, एक्चुअल बैटरी यहाँ लगा दी, तो जब बैटरी जब यहाँ लगाओगे तो इस सर्किट में करंट फ्लो होगा, तो करंट आई आ गया। दिस इज एक्चुअल करंट, जिसका नाम बोलता है कंडक्शन करंट, दिस इज कंडक्शन करंट, जो इस वायर में फ्लो होगा, ठीक है। तो इस करंट की डायरेक्शन क्या है, ऐसे है, ये करंट की डायरेक्शन ये है इसके अंदर। तो अब क्या होगा, इस कॉइल के अंदर जब यहां का करंट, दो केस हैं, इफ आई इंक्रीज, अगर ये आई बढ़ रहा होगा, आई बढ़ने के पीछे रीजन है कि सर्किट का रेजिस्टेंस हम कम कर रहे होंगे, इस एरो को मैं रियोस्टेट को क्या कर रहा हूं, मूव करवा रहा हूं, उसके अंदर जो रोटेटर है उस रोटेटर को मूव करवा रहा हूं मैं, ठीक है, जो मूवेबल होता है उसको मूव करवा रहा हूं मैं। तो मूव करने से ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ तो करंट वहां पे बढ़ रहा है। जब करंट बढ़ेगा तो कंप्लीट अगर फिनोमिना पढ़े तो क्या होता है, करंट के बढ़ने से कोइल के अंदर फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है तो उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, इस करंट का अपोज करेगा, बढ़ रहा है तो घटाएगा। तो हमेशा करंट का जो अपोज करती है कोई भी कॉइल, वो कैसे करती है, अपोजिट करंट फ्लो होके, अपोजिट करंट याद रखना। तो इसके अंदर इंड्यूस्ड जो करंट आएगा, इसके अंदर जो इंड्यूस्ड जो करंट आएगा वो इससे अपोजिट आएगा, आई इंड्यूस्ड। तो इस कॉइल में जो करंट आएगा वो इंड्यूस्ड करंट इस करंट से अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ दिखाते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब पोलैरिटी, कि कहां प्लस और किधर माइनस, तो जैसे ये तो होगी एक्चुअल बैटरी जिसका ईएमएफ ई है, तो यहां पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा जो उसका अपोज करेगा, इस तरह से दिखा सकते हैं उसको, दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई इंड्यूस्ड। तो दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस इज एक्चुअल सोर्स, एक्चुअल ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ बताया था मैंने हमेशा, ये इसके इक्वल हो सकता है या ये इससे कम हो सकता है, कभी भी इंड्यूस्ड एक्चुअल सोर्स के ईएमएफ से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो पहला जो सेल्फ इंडक्शन था, तो अगर देखो ये डायरेक्शन मैंने उस टाइम बताई थी कि अगर मान लो एक कॉइल के अंदर, इसी कॉइल में या सर्किट के अंदर करंट बढ़ रहा होगा तो उसमें जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो हमेशा उससे अपोजिट होगा। ये दूसरा केस क्या है कि भाई वही कॉइल, वही बैटरी और वही रजिस्टर मींस रियोस्टेट, और इस सर्किट का ये जो करंट है, इफ आई डिक्रीज हो मींस ये करंट तो इधर ही फ्लो हो रहा है, एक्चुअल करंट। तो अब जब करंट इसका डिक्रीज होगा तो इसके थ्रू फ्लक्स भी कम होगा, फ्लक्स कम होगा तो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो इस करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा। कोई चीज कब बढ़ती है तो उसके साथ चलती है, तो इसमें डायरेक्शन जो करंट हो जाएगी वो इससे सेम डायरेक्शन की हो जाएगी। तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ दिखाएंगे वो भी वैसे दिखाएंगे सेम। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट सेम होंगे एज सोर्स ईएमएफ एंड द सोर्स करंट। ठीक है, अगर करंट डिक्रीज होता है और इंक्रीज होता है तो अपोजिट होंगे। तो ये हमारे पास था सेल्फ इंडक्शन का प्रोसेस। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर इसके बाद करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन का। ठीक है, तो क्या है म्यूचुअल इंडक्शन में वो देखें हम आगे नेक्स्ट एक बार। इसके बाद आता है म्यूचुअल इंडक्शन।
म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्शन तो होती है प्रॉपर्टी दो कॉइल के बीच की, तो ये आ जाएगा इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टीज कह सकते हो उसको, प्रॉपर्टी नहीं प्रॉपर्टीज ऑफ टू कॉइल्स। जो क्या करेगा बेटा, क्या करेंगे दोनों कॉइल्स? बाय वर्च्यू ऑफ विच ईच अपोजेस, हर एक किसको बेटा? तो चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट flowing through another coil या other coils। किस तरह से? by inducing an EMF, by inducing an EMF, by inducing an EMF in that coil, in that coil। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा? ये प्रॉपर्टी होती है दो कॉइल्स के बेटा, जिसमें क्या होगा? हर एक अपोज करेगा, किसको अपोज करेगा? द चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर, एक दूसरे के करंट, मतलब एक कॉइल में जो करंट फ्लो होता है उससे दूसरे के अंदर क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और वो उसका क्या करेगा? अपोज करेगा। डायग्राम से समझोगे बेटर समझोगे, डायग्राम बनाता हूं उसमें देखा अच्छे से बात, जो कि हमने एक्चुअल में फैराडे एक्सपेरिमेंट में किया था, वो ये किया था। देखो कि भाई हमारे पास ये कॉइल है, हम इस कॉइल का नाम दे देते हैं प्राइमरी कॉइल। दिस इज प्राइमरी कॉइल। ये कौन सी कॉइल है? प्राइमरी कॉइल है ये प्राइमरी कॉइल है, ठीक है। और इसके अंदर हमने एक जोड़ दी बैटरी, और इसके साथ जोड़ दिया हमने एक रियोस्टेट। इसके साथ जोड़ दिया हमने एक रियोस्टेट। दिस इज RH, ठीक है। तो ये हो गया सोर्स ईएमएफ, करंट फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। तो कंडीशन फिर वही है, अगर इसका ये करंट जो होगा I इज इंक्रीज, तो क्या होगा भाई? इसके पास में एक नेबरिंग कॉइल होगी, एक नेबरिंग कॉइल है जिसमें हम लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर, ताकि ये पता चले कि इसमें करंट आया है नहीं आया। तो याद आया होगा मेरे ख्याल से आपको कि बताओ इसके अंदर क्या होगा? करंट आएगा या नहीं आएगा? करंट आएगा तो उसकी क्या डायरेक्शन होगी? तो क्या कहेंगे बेटा कि अगर इसमें करंट इंक्रीज हो रहा होगा तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। चेंज हो रहा होगा तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट तो आएगा, 100% आएगा, और वो इसके करंट का अपोज करेगा। अपोज कैसे करता है कि उसका उल्टा चल के, इससे अगर ये इससे उल्टा अगर चलेगा तो क्या अपोज हो गया। तो इससे उल्टा मतलब कि इसमें करंट कैसे है? इस तरह से है, तो इसमें करंट किस तरह आ जाए? इससे अपोजिट आ जाए। और कंप्लीट अगर कॉइल में देखें तो ये आगे ऐसे, इसमें ऐसे, ये आएगा ऐसे नीचे, इसमें ऊपर, फिर इसमें ऐसे, और ये करंट इस तरह से फ्लो करेगा। तो ये जो करंट है I, ये करंट है इंड्यूस्ड करंट। ये करंट कौन सा है? इंड्यूस्ड करंट। और ये करंट कौन सा है? कंडक्शन करंट, जो इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो करंट आएगा वो करंट इस करंट से अपोजिट होगा, अगर ये करंट इंक्रीज हो रहा हो तो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने बताया था कि इसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आया था, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी कॉइल है, इसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट आया था, तो क्या अब नहीं आएगा? क्या अब नहीं आएगा इसके अंदर? पिछले वाले केस के अंदर जब हमने क्या बताया था कि भाई अगर इसमें करंट इंक्रीज होता है तो क्या इसमें इंड्यूस्ड और इंड्यूस्ड करंट नहीं आएगा? आएगा, अभी आएगा। इसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट आएगा जो इससे अपोजिट होगा, लेकिन वो जो फिनोमेना कहलाएगा वो तो सेल्फ कहलाएगा ना,
सेल्फ हमने बता चुके हैं, तो सेल्फ नहीं बताना है हमें, अब हमें बताना है म्यूचुअल, कि भाई इसके कारण इसमें क्या हुआ। तो देखो क्या लिखा ऊपर, which each opposes the change in the strength of the current flowing through the other। इसके अंदर जो करंट आया वो इसके करंट का अपोज किया इसने, तो अपोजिट हो गया ना। अब अगर यही करंट क्या हो रहा होता, डिक्रीज हो रहा होता, अगर ये करंट क्या हो रहा होता, डिक्रीज, तो क्या होता बेटा, ये तो हो गया एक, ये एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, एक कंप्लीट एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अब मैं करता हूं एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड। इसमें क्या होगा कि भाई वही प्राइमरी कॉइल, वही एक प्राइमरी कॉइल होगी, जिसमें बैटरी होगी, जिसमें रियोस्टेट हो गया, जिसमें अब क्या होगा, यहाँ पे सोर्स सिग्नल हो गया, ये करंट हो गया फ्लो, ये प्राइमरी कॉइल होगी। अब इसमें अगर ये करंट क्या हो रहा होगा, आई इज डिक्रीज, तो इसकी जो नेबरिंग जो कॉइल हमारे पास नहीं है, सेकेंडरी कॉइल, जिसके साथ में गैल्वेनोमीटर हम जोड़ देंगे, तो आप अब बताएं, अब इसमें करंट जो होगा वो करंट क्या होगा, इधर होगा, यहाँ पहले ही करंट डिक्रीज हो रहा है, फिनोमेना इंड्यूस्ड करंट की होती है, फ्लक्स चेंज होना चाहिए, करंट चेंज होना चाहिए, और ऐसा कुछ ठीक है, हमारे मुताबिक चल रहा है, जो उसकी कंडीशन है उसी के मुताबिक सब कुछ चल रही है। तो इसमें इंड्यूस्ड करंट तो आएगा, कंफर्म आएगा, लेकिन वो इस करंट का अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब इसमें अगर कम हो रहा है तो उसको बढ़ाएगा। अब बढ़ता कैसे है, सेम डायरेक्शन से बढ़ता है, तो उसमें सेम डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें कर देना, और ये जो करंट होगा वो क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा। और इतना पता है आपको कि ये इंड्यूस्ड करंट ओनली तब तक रहेंगे, यानी ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन तब तक दिखाता रहेगा जब तक व्हेन देयर इज ए करंट इन प्राइमरी कॉइल चेंज, जब तक इस प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होता रहेगा तब तक इसके अंदर क्या होगा भाई, प्राइमरी कॉइल में जब तक करंट चेंज होता रहेगा तब तक इसके अंदर क्या आएगा, इंड्यूस्ड करंट। जैसे ही इसका करंट हो गया कांस्टेंट, इसका करंट हो गया कांस्टेंट, तो करंट ओनली इसमें आएगा, बस अब वो कंडक्शन, इसके अंदर कोई करंट नहीं आएगा, इसमें भी कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं आएगा, बस ओनली ये कंडक्शन करंट फ्लो होता रहेगा सर्किट में। जैसे कि क्या ये कॉइल हम ऐसे बनाए, कोई पर्टिकुलर है, कोई ऐसा स्पेशल केस है कि ऐसी कॉइल भी ऐसा कुछ सब कुछ हो, क्या ऐसा घर में नहीं बना सकते? अरे आपके घर में भी ऐसे बहुत से कॉइल्स हैं, पंखे की मोटर है और पानी की मोटर है, इन सभी के अंदर कॉइल ही होती है। तो उनमें ऐसा क्यों नहीं होता है कि उसमें करंट बढ़ता जाए, फिर उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ रहा हो, इंड्यूस्ड करंट आए और उस करंट को कम कर दे, मतलब मोटर चलती चलती अपने आप कम हो जाए, मतलब उसमें करंट कम हो गया तो मोटर धीरे चलने लग जाएगी। पंखा चल रहा है तो पंखे के अंदर भी तो कॉइल है, जो वाइंडिंग कर रखी है, तो उसके अंदर भी ऐसी कॉइल होती है सारी। तो उसमें ऐसा क्यों नहीं होता कि भाई पंखा चलता चलता पहले क्या हुआ, करंट बढ़ा था तो बढ़ रहा था, तो उसमें चलता चलता मंदा होता चला जाए। लेकिन आप ध्यान से देखोगे ना, तो अगर हमारे सर्किट, हमारे घर के अंदर जो सारे अपैरेटस हैं, उसमें क्या होता है कि करंट एक बार बस ठीक है, तब लाइट आई, पंखा चलाया, तो एक बार करंट इंक्रीज होता है। इंक्रीज होने का मतलब एक बार सेट होने के बाद में करंट चेंज होता नहीं है। जब करंट कांस्टेंट हो गया, तो उसके अंदर करंट कांस्टेंट हो गया, तो इंड्यूस्ड करंट का फिनोमेना होगा ही नहीं। इंड्यूस्ड करंट का फिनोमेना नहीं होगा तो करंट का अपोजिट ना होगा वहां पे, तो वो बिल्कुल उसी स्पीड से चलता रहेगा। पंखा या कोई भी मोटर हुई, कोई भी अप्लायंस हुआ, वो अप्लायंस उसी स्पीड से, उसी जो वर्किंग है उसका वर्किंग वैसा होता रहेगा। लेकिन अगर बार बार करंट अपोज होता रहा, इनकी डिक्रीज, तो उसके अंदर फिनोमेना ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये था कंप्लीटली म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि भी हमें क्या पता चलेगा इसके अंदर, ये अलग है बेटा, ध्यान से देखिए, ये दोनों अलग अलग काम है। इधर का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, उधर का सेकंड एक्सपेरिमेंट है। तो अब बात ये आती है कि हमें क्या पता चलेगा कितना इसमें इंडक्टेंस हुआ, कितना यहाँ पे चेंजमेंट हुआ है। तो उसके लिए हमें इनका एक नाम दिया गया है, जिस तरह से आपका नाम था फर्स्ट यूनिट में कैपेसिटेंस, सेकंड यूनिट में आया था रेजिस्टेंस, ऐसे ही यूनिट नंबर 4 के अंदर आता है इंडक्टेंस। ठीक है, देखो क्या बता रहा हूं आपको मैं। जैसे कि यूनिट नंबर फर्स्ट में आपने पढ़ा था कि भाई ये
एक कैपेसिटर है जिसकी ये कैपेसिटेंस है सी। यूनिट नंबर सेकंड में पढ़ा था कि भाई ये एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस है आर। ऐसे यूनिट नंबर 4 में आप पढ़ेंगे कि ये एक इंडक्टर है, इंडक्टर जिसकी इंडक्टेंस है एल। दैट इज ए डिवाइस नाम, डिवाइस का जो नेम है वो तो क्या है इसमें सभी के, एक मिनट बेटा, तो देखो बेटा जैसे आपको बता रहा था कि भाई हमने पढ़ा था एक डिवाइस कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस सी थी, एक डिवाइस रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस आर होती है। सेम ऐसे ही यहाँ पे एक डिवाइस है जिसका नाम होगा इंडक्टर, और वो इंडक्टर की एबिलिटी मींस उसकी प्रॉपर्टी, उसकी कैपेसिटी, वो उसकी क्या कहलाती है, इंडक्टेंस। उसकी प्रॉपर्टी, जैसे प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, सब क्या होते हैं, प्रॉपर्टी। ऐसे ये कॉइल है, इस कॉइल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इंडक्टेंस। क्या होती है, इंडक्टेंस। तो अब हम पढ़ेंगे इंडक्टेंस क्या होता है। तो इंडक्टेंस हमारे पास दो होंगे बेटा, एक तो होगा सेल्फ इंडक्टेंस और एक होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। सेल्फ इंडक्टेंस, या हम इसको बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो या तो बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस, जिसका जो सिंबल होगा, जो भी बताया था मैंने, उसका सिंबल होगा एल, कैपिटल एल। ठीक है, तो क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस, या हम कैसे निकालेंगे इसको। तो अभी जो हमने प्रोसेस पढ़ा था, अभी सेल्फ इंडक्शन का जो प्रोसेस पढ़ा था अपने, तो उस प्रोसेस के अंदर क्या था बेटा, उस प्रोसेस में ये था कि जो फ्लक्स जो चेंज होता है किसी भी सर्किट में, किसी भी कॉइल में, फ्लक्स थ्रू द कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बेटा, करंट फ्लोइंग इन दैट कॉइल, करंट फ्लोइंग इन दैट कॉइल। तो फ्लक्स प्रोड्यूस्ड दिखा रहा है, फ्लक्स प्रोड्यूस्ड थ्रू दैट कॉइल, उस कॉइल के थ्रू हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होती है, इसके सर्किट में करंट होता है। तो जितना ज्यादा आप सर्किट में करंट वहां पे सप्लाई देंगे, उतना ही ज्यादा उस सर्किट में फ्लक्स भी चेंज होता चला जाएगा। फिर आप इसको हटाएंगे, इसको हटाने के लिए कांस्टेंट टर्म लगाते हैं, कांस्टेंट टर्म होती है एल। तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा एल आई, और वो एल के आपके सामने है, वेयर एल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, एल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, where L is called self inductance। या फिर आगे नेक्स्ट, तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी यहां से, L, दिस इज L इज इक्वल टू 5/I। तो एक तो इंडक्टेंस का ये फॉर्मूला बन जाएगा, यूनिट बतानी है इसकी, एसआई यूनिट क्या होगी, तो एसआई यूनिट देखें, एसआई यूनिट होती है इसकी, स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है वो तो होती है हेनरी, हेनरी। ठीक है, और हेनरी के बजाय हम उसको इन दोनों के टर्म में लिखें तो फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। तो हेनरी को हम वेबर पर एम्पियर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हम ये भी कह सकते हैं कि एक जो हेनरी होती है वो किसके इक्वल, एक वेबर डिवाइड बाय एक एम्पियर। अगर आपको डिफाइन करना है कि व्हाट इज 1 हेनरी, डिफाइन करना है 1 हेनरी, तो आप सीधे से डिफाइन कर सकते हो क्या, कि व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू coil is 1 ampere। ठीक है, यही कह सकते हो इफ करंट चेंजिंग थ्रू द coil, क्योंकि बिना चेंज तो होगा नहीं ना,
व्हेन करंट चेंजिंग थ्रू द कॉइल इज 1 एम्पियर, पहले 1 एम्पियर था, फिर बढ़ा के हमने 2 कर दिया, फिर बढ़ा के हमने 3 कर दिया, इस तरह से एक एक एम्पियर हम चेंज करते जा रहे हैं। तो व्हेन करंट चेंजिंग थ्रू द कॉइल इज 1 एम्पियर, देन द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल इज 1 वेबर, देन इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज कॉल्ड 1 हेनरी। अगर उस सर्किट के अंदर 1 एम्पियर करंट को चेंज किया जाए, 1 एम्पियर लगातार चेंज होता रहे, जिससे कि 1 वेबर फ्लक्स प्रोड्यूस हो, और उससे उस कॉइल की इंडक्टेंस को हम बता सकते हैं कि उस कॉइल की इंडक्टेंस कितनी होगी, 1 हेनरी होगी। ठीक है, तो 1 हेनरी इंडक्टेंस की कॉइल में अगर 1 एम्पियर आप करंट चेंज करते हो तो फ्लक्स 1 वेबर चेंज होता है, आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया 1 हेनरी। हम इसको इंडक्टेंस को, ये तो फ्लक्स के टर्म में लिखा था हमने, ये फ्लक्स के टर्म में लिखा है हमने, ईएमएफ के टर्म में कैसे हम लिखेंगे, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है वो भी देखेंगे बार। एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो अब बताओ क्या बना, फाई की जगह पुट कर दोगे एल आई, एल कांस्टेंट है, चेंज ओनली कौन होगा, आई होगा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो एक हमारे पास ईएमएफ के टर्म में हो गया एल। तो अगर आप यहां से एल निकालना चाहें तो यहां से एल क्या आएगा, यानी कि तो ये बनेगा फॉर्मूला, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और यहां से एल अगर निकालें तो क्या आ जाएगा, माइनस ई, और ये इसके नीचे जाएगा, तो नीचे जाएगा तो ये आ जाएगा डी आई बाई डी टी। तो एक इंडक्टेंस यहां से हो गया। आप यहां से भी इंडक्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं, क्या कि एल ये 1 हेनरी किसके इक्वल, ईएमएफ कितना होता है, 1 वोल्ट, ईएमएफ होती है 1 वोल्ट, और डीआई क्या है, करंट, ये क्या है, टाइम, डीआई का मतलब चेंज इन करंट, तो कितना करंट चेंज हो, 1 एम्पियर में, कितने टाइम में, 1 सेकंड में, यानी 1 एम्पियर पर सेकंड हम एक साथ कह सकते हैं इसमें। तो यहां से 1 हेनरी को डिफाइन करना तो क्या लिखोगे कि इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी, इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी इफ current change in the coil of 1 ampere per second induced an EMF of 1 volt। अगर किसी भी सर्किट के अंदर 1 एम्पियर पर सेकेंड चेंज हो रहा है, उससे उस सर्किट में 1 वोल्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो उस कॉइल की इंडक्टेंस को 1 हेनरी कहेंगे, कि इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी इफ 1 एम्पियर पर सेकेंड चेंज इन द कॉइल, यानी क्या करंट चेंज इन दैट कॉइल एंड द ईएमएफ प्रोड्यूसेस 1 वोल्ट। तो ये 1 हेनरी की डेफिनेशन है यहां से। तो ये जो हमने कंप्लीट जो काम किया है, ये सेल्फ इंडक्टेंस का जो किया है, ऐसे के ऐसे होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, बस ओनली नाम चेंज करेंगे और कुछ भी चेंज नहीं होगा इसके अंदर। तो अगला जो टॉपिक है वो आता है, फिर उसके बाद में कंबाइंड लिंक की ग्राफ बनाएंगे। तो उसके बाद आता है टॉपिक सेल्फ इंडक्टेंस के जस्ट बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार पहले, उसके बाद करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। सेल्फ की बजाय आप कर देंगे म्यूचुअल, म्यूचुअल इंडक्टेंस। और म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो सिंबल होता है वो होता है एम, ठीक है। और सेल्फ की बजाय हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन, बस। तो इसके अंदर क्या लिखोगे, फ्लक्स प्रोड्यूस्ड थ्रू द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू अदर कॉइल, ऐसे कहोगे ना, फ्लोइंग इन अदर कॉइल। एक कॉइल में जो फ्लक्स चेंज होता है वो डिपेंड करता है कि दूसरे कॉइल में कितना करंट चेंज किया जा रहा है। तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द करंट इन अनदर कॉइल। ये करंट अलग कॉइल में चेंज हो रहा है, ये फ्लक्स अदर कॉइल में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो फ्लक्स इसको हटाओगे तो लगाओगे एल की बजाय एम, तो एल की बजाय आ जाएगा एम आई। तो यहां पे जो एम हो गया वो एम क्या कहलाएगा,
सेल्फ इंडक्शन की बजाय ना सेल्फ इंडक्टेंस की बजाय म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेम बात है, सब कुछ वो का वो यहां आ जाएगा m। SI यूनिट देखो जो 5/I है 5/YU है, तो दोनों सेम है तो अलग कैसे कर सकते हैं नाम, तो वही यूनिट होगी हेनरी, वही 1 वेबर पर एम्पियर होगा, बिल्कुल वो का वो होगा सब कुछ। फिर आप जाओगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ में तो सेम बात ये भी होगी, बस L की जगह क्या नाम चेंज हो जाएगा, M आ जाएगा। L की जगह नाम आ जाएगा, M आ जाएगा, बस बाकी सब वो का वो। यहाँ एक हेनरी की डेफिनेशन में आप थोड़ा सा चेंज कर दोगे, क्या चेंज कर दोगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स इज सेड टू बी 1 हेनरी इफ current change of 1 ampere per second in one coil and induced EMF produced 1 volt in another coil। लिख लेना बहुत जरूरी है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स इज सेड टू बी 1 हेनरी इफ current change in one coil is 1 ampere per second and induced EMF produced of 1 volt in another coil। पहली कॉइल के अंदर प्राइमरी बोल सकते हो, सेकेंडरी बोल सकते हो, और 1 और अनदर ना बोले तो आप ये कह सकते हो कि 1 एम्पीयर पर सेकंड करंट चेंज हो रहा है प्राइमरी में, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 1 वोल्ट प्रोड्यूस हो रहा है सेकेंडरी में, आप ऐसे बोल सकते हो इसके अंदर आप। तो ये कंप्लीट हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो कोई डिफरेंस नहीं है सेल्फ में और म्यूचुअल में, बस ओनली नाम था मैंने बताया ना कि सेल्फ जो होता है वो अपने आप में होता है, नाम से पता चलता है अपने आप में, प्रोसेस वही होना होता है, इंड्यूस्ड करंट ही आना है, ठीक है। बस ओनली कोयल की जो स्ट्रेंथ क्या होगी, जो संख्या होगी, काउंटिंग होगी, वो 1 से 2 हो जाती है म्यूचुअल में, बस ठीक है। चलो उसके बाद इसके बनाते हैं हम ग्राफ। इसका सीन जल्दी करने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जल्दी करें इसमें। उसके बाद देखो इसका आता है ग्राफ। ग्राफ क्या है भाई, और ग्राफ पे क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो देखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं एल के, ये बात करते हैं तो एक तो ग्राफ में दोनों साइड में बना देता हूं, एक तो हो गया फाई इक्वल टू एल आई, और एक साइड में बना देता हूं फाई इक्वल टू एम आई का। तो आप खुद देखो क्या फर्क होगा, कुछ भी फर्क नहीं होगा। मैं इस इक्वेशन को कंपेयर कर दूं y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये ग्राफ है, और इस भी इक्वेशन को मैं कंपेयर कर दूं इसको भी y इक्वल टू mx प्लस c, तो क्या फर्क होगा। यहां हमारे पास c है ही नहीं, यहां भी नहीं, इंटरसेप्ट है ही नहीं, तो ग्राफ कैसा बनेगा। y एक्सिस के अलोंग क्या हो गया बेटा, y एक्सिस के अलोंग हो जाएगा फ्लक्स, x एक्सिस के अलोंग फ्लक्स क्या लेंगे, करंट लेंगे, इंटरसेप्ट है 0, और जो स्लोप है m वो क्या होगा l। अगर मैं इसको y एक्सिस बोल दूं, इसको x एक्सिस बोल दूं, तो y एक्सिस के अलोंग हो गया फ्लक्स, x एक्सिस के अलोंग हो गया करंट, इंटरसेप्ट है 0, स्टार्ट कहां से होगा, ओरिजिन से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, स्ट्रेट ग्राफ आएगा। स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, अगर मैं कोई भी एक एंगल बना दूं तो ये स्लोप बन गया। ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप रिप्रेजेंट करेगा L को, सेल्फ इंडक्टेंस को, L को। हो गया। सेम बात यहां भी आप कर सकते हो, ऐसे कैसे है, चलो ये चीज बना देता हूं मैं। ये हो गया 5, ये हो जाएगा I, ये होगी स्ट्रेट लाइन, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। आप बोलो जी कैसे पहचानेंगे, M लिखे L लिखे, है ना, डाउट है कि हम M लिखे L लिखे फिर, अरे साफ साफ बात है, अगर वहां पे वही कहता है देयर आर टू कॉइल्स, दो कॉइल है, जो फिनोमेना हो रहा है दो कॉइल में हो रहा है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। अगर बोले बस ओनली देयर इज ए वन कॉइल, तो वो सेल्फ इंडक्टेंस हो गया। एक कॉइल की बात करें तो L, और दो कॉइल की बात करेंगे तो M, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये तो हो गया सिंपली ग्राफ। लेकिन अगर इस ग्राफ में भी क्वेश्चन आ जाए, क्या क्वेश्चन आ गया,
कि भाई ये फाई है, ये आई है, जो शुरू से आ रहा है बेटा, कैपेसिटेंस से स्टार्ट करते आए अब तक वही करते हैं इसमें लगातार। हमारे पास दो लाइन है, दो स्लोप है, एक L1 को रिप्रेजेंट करेगा, एक L2 को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये बात तो पहले प्रूफ हो चुकी है ना कि स्लोप जो रिप्रेजेंट करेगा वो सेल्फ इंडक्टेंस को करेगा। तो एक को L1 मान लिया, एक को L2 मान लिया। अब हम बताएं इन दोनों में से L1 और L2 में से कौन ज्यादा है, L1 ज्यादा है या L2 ज्यादा है? तो एक तो ग्राफ मान लो ऐसे आ गया, और एक ग्राफ मान लो आ जाए, ऊपर वाला भी बना देता है एक बार मैं इसी में ही, ये पहले नोट कर लेना ऊपर वाला, ये दोनों अलग अलग सेपरेटली। उसके बाद नीचे क्वेश्चन डाल देना कि विच वन इज ग्रेटर, L1 और L2। एक क्वेश्चन अलग से डाल देना, विच वन इज ग्रेटर आइदर L1 और L2, इनमें से ज्यादा कौन होगा, इसके लिए और इसके लिए। इसके पहले से समझ में आ रहा है, फर्स्ट यूनिट से तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं इसमें। इसको साफ साफ देख लो सर, फाई ये है, आई ये है, तो यहाँ पे m डायरेक्टली l है। इस केस में m जो स्लोप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है l के, और ये उल्टा है, यहाँ फाई यहाँ आई, यहाँ आई यहाँ फाई, तो यहाँ पे जो स्लोप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है l पे। तो अपने आप पता चल गया ना, क्या पता चलेगा कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे इसका स्लोप ज्यादा, इसका कम, तो यहाँ L1 ग्रेटर होगा L2 से, और ये इनवर्स है तो यहाँ पे L1 कम होगा किससे, L2 से। बस ये ग्राफ है, और ये प्रोसेस था सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, और कल के लेक्चर में हम निकालेंगे सेल्फ इंडक्टेंस का मैथमेटिकल फॉर्मूला, और सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस कंप्लीट इनके मैथमेटिकल फॉर्मूले, और वो किन पे डिपेंड करते हैं वो उनके क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू।